एक सीध में अपने माता पिता, इष्ट देव, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल, दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे। सबको प्रणाम। खोलेंगे, अपना पीडीएफ ओपन करेंगे सभी। चलिए सुमन जी स्टार्ट कीजिए। परमेश जी आप पढ़ने जाने क्या? सुमन जी स्टार्ट करेंगे। सबको याद है पेज नंबर? पुनी बोलो पेज नंबर क्या है? जी मैम 41। सब लोग ओपन करेंगे, पढ़ेंगे सुमन जी। यूरिक अम्ल उत्सर्जन। कुछ स्थलीय जंतुओं में नाइट्रोजन उपापचय के द्वारा निर्मित नाइट्रोजन युक्त यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। यह अम्ल जंतुओं में जल की न्यूनतम मात्रा का ह्रास होने देता है। यूरिक अम्ल की जल में विलेयता अमोनिया या व यूरिया की तुलना में अत्यंत कम होती है, इसलिए इसका उत्सर्जन एक ठोस अपशिष्ट के रूप में होता है। स्थलीय घोघा, कीट, पतंगे, पक्षी व अनेक सरीसृप यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। गुर्दा एवं इसके कार्य। किडनी गुर्दा मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। किडनी की खराबी किसी गंभीर बीमारी या मौत का कारण भी बन सकता है। इसकी तुलना सुपर कंप्यूटर के साथ करना उचित है, क्योंकि किडनी की रचना बड़ी अटपटी है और इसके कार्य अत्यंत जटिल है। उनके 2 प्रमुख कार्य हैं: हानिकारक उपशिष्ट उत्पादों और विषैले कचरे को शरीर से बाहर निकालना और शरीर में पानी, तरल पदार्थ, खनिजों, इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में सोडियम, पोटेशियम आदि निर्मित करना है। किडनी की रचना। किडनी शरीर का खून साफ कर पेशाब बनाती है। शरीर से पेशाब निकालने का कार्य मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र नलिका द्वारा होता है। स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर में सामान्यतः 2 किडनी होती हैं।
किडनी पेट के अंदर पीछे के हिस्से में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पीठ के भाग में छाती की पसलियों के सुरक्षित तरीके से स्थित है। ये नंबर 2, किडनी पेट के भीतरी भाग में स्थित होती है, जिससे वह सामान्यतः बाहर से स्पर्श करने पर महसूस नहीं होती। किडनी राजमा के आकार के एक जोड़ी अंग है। वयस्कों में एक किडनी लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 4 सेंटीमीटर मोटी होती है। प्रत्येक किडनी का वजन लगभग 150-170 ग्राम होता है। किडनी द्वारा बनाए गए पेशाब को मूत्राशय तक पहुंचाने वाली नली को मूत्रवाहिनी कहते हैं। यह सामान्यतः 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और विशेष प्रकार की लचीली मांसपेशियों से बनी होती है। मूत्राशय पेट के निचले हिस्से में सामने की तरफ पेड़ों में स्थित एक स्नायु की थैली है, जिसमें पेशाब जमा होता है। वयस्क व्यक्ति के मूत्राशय में 500 मिलीलीटर पेशाब एकत्रित हो सकता है। जब मूत्राशय की क्षमता के करीब पेशाब भर जाता है, तब व्यक्ति को पेशाब त्याग करने की तीव्र इच्छा होती है। मूत्र नलिका द्वारा पेशाब शरीर से बाहर आता है। महिलाओं में पुरुष की तुलना में मूत्र मार्ग छोटा होता है, जबकि पुरुषों में मार्ग लंबा होता है। स्त्री और पुरुष दोनों में किडनी की रचना, स्थान और कार्य प्रणाली एक समान होती है। किडनी के कार्य, किडनी की जरूरत और महत्व क्या है? प्रत्येक व्यक्ति द्वारा लिए गए आहार के प्रकार और उसकी मात्रा में हर दिन परिवर्तन होता रहता है। आहार की विविधता के कारण शरीर में पानी की मात्रा, अम्लीय एवं क्षारीय पदार्थ की मात्रा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आहार के पाचन के द्वारा कई आवश्यक पदार्थ शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर में पानी, अम्ल, क्षार तथा अन्य रसायनों एवं शरीर के अंदर उत्सर्जित होने वाले पदार्थों का संतुलन बिगड़ने या बढ़ने पर वह व्यक्ति के लिए जानलेवा हो सकता है। किडनी शरीर में अनावश्यक द्रव्यों और पदार्थों को पेशाब द्वारा दूर कर खून का शुद्धिकरण करती है और शरीर में क्षार एवं अम्ल का संतुलन कर खून में इनकी उचित मात्रा बनाए रखती है। इस तरह किडनी शरीर को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखती है। रुकेंगे, पहले कुछ कॉमन चीजों को देखेंगे जिसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगेन देखिए, हमारे 3 मेन ऑर्गन है जिनके फंक्शन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट है हमारा लंग्स। लंग्स मीन्स फेफड़े। लंग्स क्या है? लंग्स का कार्य क्या है या लंग्स का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन इनटेक करना। और अब दूसरे शब्दों में बोले तो लंग्स का फंक्शन है ब्लड को प्यूरिफाई करना, रक्त का शुद्धिकरण करना, रक्त को शुद्ध करना। ये किसका कार्य है? लंग्स का। फिर आता है सेकंड ऑर्गन है इंपॉर्टेंट, हार्ट। हार्ट मीन्स हृदय। हार्ट का फंक्शन या कार्य क्या है? शुद्ध रक्त को, प्यूरिफाइड ब्लड को शरीर के सभी अंगों में पहुंचाना। ये किसका कार्य है? हार्ट का। किडनी का कार्य क्या है? ब्लड में जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल हैं उनको छानना और छानकर वेस्ट मटेरियल जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देना शरीर से।
कभी आपने सुना होगा ना, किडनी में स्टोन हो जाते हैं, फिर जब होम्योपैथी या आयुर्वेद दवा लेते हैं तो कई बार वो स्टोन कहाँ से डिजॉल्व होकर निकलते हैं? यूरिन से, क्योंकि माध्यम हमारा यूरिन है किडनी का मेन, तो यूरिन से डिजॉल्व होके वो निकलते हैं। तो किडनी के जो स्टोन है वो क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है। मतलब अगर तीनों को वन बाय वन डिफाइन करें तो लंग्स का कार्य रक्त को शुद्ध करना, हृदय का कार्य शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में सप्लाई करना, और किडनी का कार्य है रक्त को छानना। ठीक, किडनी का क्या कार्य है? रक्त को छानना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों क्वेश्चन है आपके। अब नेक्स्ट में देखते हैं किडनी किसके आकार की है, किडनी का शेप किसके जैसा दिखता है? राजमा के जैसा। ठीक, जैसे राजमा दिखता है वैसे भी आप देखेंगे, अगर अपनी बुक में किडनी देख रहे होंगे तो राजमा सबने देखा है। ठीक है, तो वो क्या है? किडनी के शेप का ही दिखता है। और आज एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, जो अंग हमारा जिसके जैसा दिखता है उस अंग को ठीक करने के लिए वही सबसे अधिक उपयोगी होता है। ठीक है, तो किडनी को यदि हमें हेल्दी रखना है तो क्या खाने में हमें यूज करना चाहिए? अक्सर राजमा। ठीक, थोड़ी मात्रा में, ज्यादा नहीं, अब डेली भी नहीं, लेकिन हफ्ते में एक बार तो कम से कम जरूर यूज करना चाहिए राजमा, यदि किडनी को ठीक। फिर किडनी का कार्य क्या है? ब्लड को छानना और अपशिष्ट पदार्थों को, टॉक्सिन्स को यूरिन के थ्रू पास आउट करना। तो किडनी को हेल्दी रखने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। जब भी किडनी की समस्या होती है तो क्या समस्या कारण में आती है? कि पानी की अधिकता या पानी की कमी। तो किडनी को हेल्दी रखने के लिए पानी हमारे शरीर में प्रॉपर मात्रा में और सही पानी जाए। ये ना हो कि जिस पानी में अच्छे कंटेंट होने चाहिए वो पानी के अंदर नहीं है। जैसे हम लोग कई बार आरओ वगैरह का पानी पीते तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा पानी पी रहे हैं। सबसे अच्छा पानी किसका माना जाता है? घड़े। सबसे अच्छा पानी घड़े का माना जाता है। अब उपलब्ध ना हो और जबकि सस्ता भी वही पड़ता है। ठीक है, तो घड़े के पानी में वो सारे रिच कंटेंट होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है। और उसमें भी अगर घड़े के पानी को भी 100% प्यूरिफाई करना हो तो क्या करना चाहिए? जो कॉपर की प्लेट आती है, कॉपर में तांबा, जैसे हम लोग जल चढ़ाते तांबे के लोटे से, मोस्टली लोग वही यूज करते हैं। ठीक है, तो उस तरह की प्लेट या कोई टुकड़ा, कोई भी जो आपके पास उपलब्ध हो, उसको यदि रात भर हम घड़े में डाल दें और सुबह निकाल लें उसको, तो आप देखेंगे कि जो हमारा पानी है घड़े का वो 100% प्यूरिफाइड हो, और सुबह इसको निकाल के हटा, बस रात में डालें सुबह हटा। ये डेली अगर प्रोसीजर हम करते हैं कंटिन्यूटी में तो ये क्या है? ये हमारी ये जो जल है, ये पानी है, ये हमारी किडनी को हेल्दी रखे। तीसरा क्या है हमारा? यदि हमें किडनी को हेल्दी रखना हो तो क्या करना चाहिए? जब भी हम रात में सोएं, अक्सर हम लोग क्या गलती करते हैं? तकिया पिलो कहाँ लगाते हैं? सिर के नीचे। सिर इतना ऊंचा कर देते हैं और पैर एकदम नीचे हो जाते हैं। और आजकल इस समय ये जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, एक बिगड़ा हुआ जो जीवन शैली है हमारी, वो क्या है? उसमें हम लोगों को खान पान, रहन सहन, ये हमारा इतना गड़बड़ हो गया कि हमें सही गलत का कोई ज्ञान ना है, ना हम जानना चाहते। भाई डॉक्टर क्या जाना चाहते हैं? ऐसा लगता है डॉक्टर क्या सब बीमा करा के आए हैं। ठीक, LIC का सब रुपए वहीं जमा है, सब वहीं डॉक्टर ट्रीटमेंट कर देंगे हमारा। ठीक, तो क्या है कि जब भी हम रात को सोए तो हमें क्या करना चाहिए? जितना आपका सिर ऊंचा होगा उतना ही ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता चला जाएगा। ठीक, क्यों हार्ट अटैक, ब्रेन की समस्याएं, लंग्स की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं? डायबिटिक पेशेंट क्यों बढ़ रहे हैं? किडनी के पेशेंट लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है? पैरों की तरफ, जबकि हमारे स्वास्थ्य के लिए ऑक्सीजन किधर आना चाहिए? सिर की तरफ। जितना हमें अपने आप को हेल्दी रखना है उतना ही ऑक्सीजन हमें सिर की तरफ हमारा आना चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन सिर की तरफ कैसे आएगा? जैसे भोजन करने के बाद हम वज्रासन में बैठते हैं तो ऑक्सीजन किधर आता है? पैर के अंगूठे से सीधा ब्रेन तक पहुंचता है, इसलिए भोजन जल्दी पच जाता है। किडनी को हेल्दी रखना है तो क्या करना चाहिए? सिर के नीचे तकिया मत लगाएं। सिर के नीचे जो पिलो लगाते हैं सबके लिए हानिकारक है। अगर लगाना भी है तो बहुत सॉफ्ट सा, एकदम पतला सा लगा लीजिए,
यदि आप हैबिचुअल है तो तकिया कहाँ लगाना चाहिए या कोई भी चीज सपोर्ट के लिए कहाँ रखनी चाहिए? पैरों के नीचे। पैरों के नीचे। हाँ, पैरों के नीचे यदि आप 30 डिग्री में कोई भी चीज रखते हैं और उसके ऊपर पैरों को रख लेते हैं और सिर नीचे है, पैर थोड़े ऊपर है, तो आप समझ लें किडनी आपकी हमेशा हेल्दी है। किडनी से संबंधित यदि आपके रोग हो भी चुके हैं, इवन डायलिसिस वाले लोग जब रिवर्स करते हैं तो कौन सी टेक्निक से रिवर्स करते हैं? इसी टेक्निक से रिवर्स करते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमारी ऐसी समस्या नहीं है, तो हमें, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो किस लिए पढ़ रहे हैं? क्या हम किडनी पढ़ रहे हैं इसलिए कि किडनी पढ़ लिया बस हो गया, बहुत बड़ा हम लोगों ने उपकार कर लिया पढ़कर? ठीक है, इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारी जो खुद की किडनी, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग किडनी पढ़ रहे हैं तो ये किडनी किसी दूसरे व्यक्ति की है, किडनी हमारी है। ठीक है, तो हमारी किडनी कैसे हेल्दी रहे डेली लाइफ स्टाइल में? अब हमने कहा कि बस पैरों को 30 डिग्री ऊपर रखकर सोइए रात में, ऐसा लग रहा है ये कठिन काम है या इसमें कुछ रुपए लग रहे हैं? पानी आप सही मात्रा में घड़े का पीजिए, इसमें लग रहा है कोई रुपए लग रहे हैं या कोई बहुत टफ वर्क है आपका? ठीक है, तो ये क्या है, ये छोटी छोटी चीजों में जब हम थोड़ा सा भी ध्यान देना शुरू करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। और जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है वही दुनिया में जीवन जीने के लिए तैयार है। आपका स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो आपके पास कितनी डिग्री है, कितना धन है, सब किसी काम का नहीं है। और स्वास्थ्य अच्छा है, कुछ भी नहीं है, तो भी आपके मन में एक उत्साह होगा, उमंग होगी और आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मैम हमारे ससुर की किडनी खराब थी, वो तो बहुत ऊंची तकिया रख के सोते थे। क्या चीज? मतलब मेरे यहाँ मेरे ससुर की किडनी खराब थी तो वो बहुत ऊंची तकिया रख के सोते थे। अब तो तो फिर खत्म। किडनी सही तो हुई नहीं होगी जीवन में। नहीं मैम, डायलिसिस होती थी फिर उसके बाद वो खत्म ही हो गया था करके। अब जब डायलिसिस हो रही है, डॉक्टर्स को एलोपैथी में तो कुछ है नहीं। देखो, एलोपैथी इस समय फेल हो रही है, लंबे समय से फेल हो रही है। आपको एक जानकारी के लिए बता दें, जितने भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो अपना ट्रीटमेंट एलोपैथी में नहीं लेते हैं, वो आयुर्वेद और होम्योपैथी में लेते हैं। देखिए, करते एलोपैथी में मैडम इसमें टब थेरेपी करवाते हैं। हाँ, वही टब जो थेरेपी है, एक वो बैठ के तो पैर देखते हैं ना कि पैर उठ जाएंगे थोड़े से, हम नीचे बैठे टब में, पैर बाहर की ओर है। ठीक है, और इससे भी जो बेस्ट होता है वो है, अगर आप बहुत किसी एक्सपर्ट का देखेंगे, जैसे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का जी देखेंगे। मैडम, आप टब थेरेपी और एक और डाइट और मतलब मिलेट्स आटा की रोटी खिलाते हैं और अल्कलाइन वाटर पिलाते हैं और एक मड थेरेपी होती है। कहाँ से लाएंगे? तो घड़े में जब हम कॉपर डालते हैं वो एल्कलाइन वाटर होता है। मैडम उसमें ना सब्जियां काट के डालते, खीरा हो गई, टमाटर हो गई, मिर्ची हो गई, अदरक हो गई, और ये मतलब रात को भिगो देते हैं, सुबह उसको छान के एक डेढ़ लीटर पानी को छान के और बोतल भर लेते हैं। लेकिन हम आपको अगर इतना बता देंगे ना, तो आप जब तक स्वस्थ हैं तब तक आप कभी नहीं करेंगे। सही है मैडम। जो बहुत बुद्धि वाले लोग होते हैं, जब स्वस्थ रहते ही अपनी चीजों को ठीक है। यदि आप स्वस्थ हैं तो आपको इतनी जरूरत नहीं है। आपको क्या जरूरत है कि घड़े का पानी पिए, ठंडा पानी मत पिए, चिल्ड वाटर मत पिए, घड़े का टेम्परेचर का पानी पिए। दूसरा, सोते समय जो हमारा पैरों का लेवल है वो हमारा 30 डिग्री अप होना चाहिए। बस ये छोटी सी 2 चीजें हैं जो आपको हमेशा हेल्दी रखेंगे, आपकी किडनी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जब लोग बिल्कुल अस्वस्थ हैं तब उनके लिए बहुत सारी रेमेडीज होती हैं। ठीक, चलिए फिर तो अब हम लोग ने समझा किडनी का क्या प्रोसेस है, किडनी को कैसे हेल्दी रखा जा सकता है, किडनी किसके शेप की है। यदि वो राजमे की शेप की है, इसका मतलब है कि कम से कम हमें 1 वीक में एक बार यदि हम राजमा लेते हैं, या एक हफ्ते में 2 बार, थोड़ा सा बॉयल किया हुआ या ऐसे भिगुआ हुआ, जिसमें आप कंफर्ट फील करते हो, या सब्जी के फॉर्म में, सैलेड के फॉर्म में, आप उसको आराम से ले सकते हैं। अब देखते हैं, जैसे जिसका शेप है उस शेप की बात करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे टॉपिक देखेंगे हम। जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन के शेप का कौन सा हमारा फूड है? फूड फ्रूट में कौन सी चीज है जो ब्रेन के शेप की है? ब्रेन का टॉनिक किसे बोला जाता है? मैम शरीफा या मशरूम। अखरोट। कभी अखरोट को तोड़कर देखा है? और ब्रेन को देखेंगे, दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, ब्रेन का टॉनिक अखरोट होता है।
रात में यदि हम 2 अखरोट भिगोकर सुबह डेली लेते हैं तो आपका ब्रेन 90 और 100 साल की उम्र में भी बिल्कुल ठीक है, सही काम करे। ऐसे ही हम अगर हार्ट को देखें, हार्ट के शेप का कौन सा फूड और फ्रूट है हमारा? बादाम। आप बादाम को देखिए भिगोकर, 2 टुकड़े हो गए, हार्ट का ही शेप आता है। ठीक, ये क्या है? हार्ट का टॉनिक बादाम है। उसको यदि भिगोकर रात में इसमें भिगोते हैं, सुबह छील कर लेते, ये हार्ट के लिए। ऐसे ही हमारे जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज किसके शेप का लगता है? करेले का। ठीक, इसलिए पेनक्रियाज के लिए जो जूस पीते हैं उसमें किसको इंपॉर्टेंट यूज करते हैं? किस सब्जी को? करेले को। किडनी हो गया। तो ये, और यदि अपनी स्पाइन को ठीक रखना है, स्पाइन के शेप का कितने लोग अंजीर जानते हैं? अंजीर जानते हैं? अंजीर जो ऐसे वो रोप होती है, रस्सी टाइप की लगती है धागे में, और उसके अंदर गोल गोल छल्ले टाइप के पड़े होते हैं। आज YouTube पे सर्च कर लीजिए अंजीर। ठीक, वो क्या है? वो हमारी स्पाइन को हेल्दी रखती है। तो ये इसलिए है कि जो हम पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ा है हमने कि हम अपने आप को डॉक्टर से बचाएं, अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, सरल ढंग से, बस। ठीक, तो किडनी के बारे में अभी हम लोगों ने देखा कि किडनी को कैसे हेल्दी रखा जा सकता है। उसमें पानी काम सही से करता है। रात में जो नींद लेते हैं उसमें अपना जो लेटने का हमारा पोस्चर है उसे 30 डिग्री अप रखेंगे, पैरों के पोस्चर को। और डेली रूटीन में जो सुबह हम लोग उठते हैं, योग करते हैं, योग में कौन कौन सी किडनी को प्रभावित करने वाले हमारे आसन है? भुजंगासन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा आसन है किडनी को ठीक रखने, भुजंगासन। ठीक, फिर प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये सब किडनी को ठीक रखने में सपोर्ट करते हैं। चलिए पढ़ेंगे आगे। कौन पढ़ेगा? अनिमा मैम, पुनी, जहां से सुमन जी ने कंप्लीट किया उससे आगे आप पढ़ें। किडनी के मुख्य कार्य क्या है? और खून का शुद्धिकरण। किडनी निरंतर कार्यरत रहकर शरीर में बनते अनावश्यक जहरीले पदार्थों को पेशाब द्वारा बाहर निकालती है। उपशिष्ट उत्पादों को निकालना, उपशिष्ट उत्पादों को हटाकर रक्त की शुद्धि करना किडनी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे द्वारा जो भोजन लिया जाता है उसमें प्रोटीन होता है। यह प्रोटीन शरीर को आरोग्य रखने और शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। प्रोटीन का शरीर द्वारा उपयोग किया जाता है, किंतु इस प्रक्रिया में कुछ उपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन होता है। इन उपशिष्ट पदार्थों का संचय हमारे शरीर के अंदर जहर को बनाए रखने के समान है। हमारी किडनी रक्त से विषाक्त उपशिष्ट उत्पादों को छानकर उसे शुद्ध करती है। ये विषाक्त पदार्थ अंततः पेशाब से विसर्जित हो जाते हैं। क्रिएटिन और यूरिया 2 महत्वपूर्ण उपशिष्ट उत्पाद है। रक्त में इनकी मात्रा का अवलोकन किडनी की कार्यक्षमता को दर्शाता है। जब दोनों किडनी खराब हो जाती है तो क्रिएटिन और यूरिया की मात्रा रक्त परीक्षण में उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं। शरीर में पानी का संतुलन। किडनी शरीर के लिए जरूरी पानी की मात्रा को रखते हुए अधिक जमा हुए पानी को पेशाब द्वारा बाहर निकालती है। जब किडनी खराब हो जाती है तो वे इस अतिरिक्त पानी को शरीर से बाहर करने की क्षमता को खो देती है। शरीर में अतिरिक्त पानी एकत्रित होने के कारण शरीर में सूजन हो जाती है। चौथा नंबर पे है अम्ल एवं क्षार का संतुलन। किडनी शरीर में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फास्फोरस, बाइकार्बोहाइड्रेट वगैरह की मात्रा यथावत रखने का कार्य करती है। उपरोक्त पदार्थ ही शरीर में अम्ल एवं क्षार की मात्रा के लिए जिम्मेदार होते हैं। सोडियम की मात्रा बढ़ने
या घटने से दिमाग पर और पोटेशियम की मात्रा बढ़ने या कम होने से हृदय और स्नायु की गतिविधियों पर गंभीर असर पड़ सकता है। कैल्शियम और फास्फोरस को उचित रखना और उनके स्तर को सामान्य रखना हमारे शरीर में स्वस्थ हड्डियों और स्वस्थ दांतों के लिए अति आवश्यक है। 5वां नंबर पे है खून के दबाव पर नियंत्रण। किडनी कई हार्मोन बनाती है जैसे एंजियोटेंसिन, एलोस्ट्रोन, प्रोस्टाग्लैंडिन इत्यादि। इन हार्मोन की सहायता से शरीर में पानी की मात्रा, अम्लों एवं क्षारों के संतुलन को ये आप बनाए पहले रखती है। पढ़ लेते होता एंडोर्फिन हार्मोन था। एंडोर्फिन, जी मैम, संतुलन को बनाए रखती है। इस संतुलन की मदद से किडनी शरीर में खून के दबाव को सामान्य बनाए रखने का कार्य करती है। किडनी की खराबी होने पर हार्मोन के उत्पादन एवं नमक और पानी के संतुलन में गड़बड़ी से उच्च रक्तचाप हो जाता है। और 6वां नंबर पे है रक्त कणों के उत्पादन में सहायता। खून के उपस्थित लाल रक्त कणों का उत्पादन एरिथ्रोपोएटिन की मदद से अस्थि मज्जा में होता है। एरिथ्रोपोएटिन किडनी में बनता है। किडनी के फेल होने की स्थिति में यह पदार्थ कम या बिल्कुल ही बनना बंद हो जाता है, जिससे लाल रक्त कणों का उत्पादन कम हो जाता है और खून में फीकापन आ जाता है, जिससे एनीमिया, खून की कमी का रोग कहते हैं। हड्डियों की मजबूती। स्वस्थ हड्डियों को बनाए रखने के लिए किडनी विटामिन डी को सक्रिय रूप में परिवर्तित करती है, जो भोजन से कैल्शियम के अवशोषण, हड्डियों और दांतों के विकास और हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है। आगे पढ़ूं क्या मैम? कंटिन्यू करेंगे। श्वसन तंत्र। अब श्वसन एक मिनट को नहीं रुकेंगे। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आता है कि यूरिन का पीएच फैक्टर या पीएच जो वैल्यू है, मान है, वो क्या होता है? तो वह है 7.4। आपका यूरिन से आपकी हेल्थ का पता लगा लिया जाता है। कितने लोगों को पता है ना यूरिन का चेकअप होता है। तो यूरिन से आपकी हेल्थ कैसे समझ में आती है? यदि आपका यूरिन पैथोलॉजी में चेक हो और उसका जो पीएच वैल्यू है वो आपकी 7.4 आती है, तो समझ लें आप ओवरऑल हेल्दी है। केवल यूरिन से ही आपकी हेल्थ का पता लगा लिया जाएगा। अगर 7.4 से कम होता जा रहा है तो आप समझ लीजिए आपके शरीर में इन्फेक्शन आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, सबको मेरी बात समझ आई हमने क्या बोला? ठीक है, ये रिपोर्ट में होता, कभी आप चेक करवाएंगे, पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स आती है, उस पर देखेंगे जिनका 7 पॉइंट से ऊपर जा रहा है, 7.4, 5, 6 सब हेल्दी वाले, बस यहीं तक जाएगा। अब 7 से नीचे जाने लगे तो समझ लें अनहेल्दी हो रहा है। चलिए, जब किडनी की प्रॉब्लम्स आती है तब आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो 7 से काफी नीचे 5 तक चला जा रहा है और भी कम जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है कि कभी भी जब हम यूरिन, अगर हमारा सेंसेशन हो रहा है तो यूरिन को रोके नहीं तो किडनी में स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक दूसरा क्या है, किडनी में स्टोन ना बने तो 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखें। तो आप देखेंगे किडनी में स्टोन बनने की समस्या नहीं आएगी। केवल क्या ध्यान रखना है, जब भी भोजन करें, भोजन के जस्ट बाद यूरिन पास आउट करने जरूर जाएं। चाहे वो आपको लग भी ना रहा हो, एक हैबिट में डालना है कि भोजन के बाद यूरिन पास आउट करना है, तो किडनी में स्टोन बनने के चांस 0 है। दूसरा क्या है, जब भी आप यौगिक एक्सरसाइज, जो आपका प्रैक्टिस पैकेज है, उसको जब परफॉर्म करते हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में, जो भी आपका टाइम हो, उसको करने के बाद, मान लो हमने आधे घंटे योग किया, 15 मिनट किया, आधे घंटे, 1 घंटे, जो आपका अपना टाइम है, उसको करने के बाद भी यूरिन पास आउट। ठीक, ये 2 चीज का यदि आपने ध्यान रखा तो किडनी में स्टोन नहीं बनेगा। अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना सहजता से होता है, स्वास्थ्य को खराब करना मुश्किल से होता है। ठीक, खराब करने के लिए आपको अच्छे
पिज्जा, बर्गर, बाहर के जितने जंक फूड है उन सबको आमंत्रण देना पड़ेगा। डिब्बा पैक जो फूड आता है डिब्बा बंद, वो मंगाना। कितने लोग यहाँ हैं जो डिब्बा बंद भोजन लेते हैं? कभी कभी बाई चांस हो तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज इन सबको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनमें ऐसे प्रिजर्वेटिव पड़े होते हैं जो लंबे समय तक वो उस चीज को सही बनाए रखते हैं। वो सही बनाते नहीं है, उसके फ्लेवर को मेंटेन कर देते हैं। बाकी वो चीजें जब हम लोग जो भोजन खुद बनाते हैं वो 24 घंटे बाद खराब हो जाता है गर्मियों में, और उनका 6 महीने चलता है, उस पर 6 महीने एक्सपायरी डेट लिखी है। तो ये तो हमारा भी कॉमन सेंस होना चाहिए कि संभव कैसे होगा। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे कुनी आगे। जी मैम। श्वसन तंत्र, श्वसन रक्तों में ऑक्सीजन का पहुंचाना। प्रत्येक जीव को जीवित रहने हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण या विघटन करके ऊर्जा प्रदान करते हैं। भोज्य पदार्थों की ऑक्सीकरण की यही प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जीवों में संपन्न होने वाली यह ऑक्सीकरण क्रिया, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में जटिल भोज्य पदार्थ का सामान्य शरीर तापमान पर विभिन्न एंजाइमों के नियंत्रण में क्रमिक अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप सरल भोज्य पदार्थ अथवा जल एवं CO2 का निर्माण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, श्वसन कहलाती है। ऑक्सीजन के अंतर्ग्रहण करने का कार्य श्वसन तंत्र करता है। श्वसन तंत्र के द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिका ऑक्सीजन की संपूर्ति प्राप्त करती है, साथ ही साथ ऑक्सीजन उत्पादन में मुक्त हो जाती है। श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। ए है बाह्य श्वसन, बी है गैसों का परिवहन, सी है आंतरिक श्वसन। ए बाह्य श्वसन, प्राणी और वातावरण के बीच श्वसन गैसों के आदान प्रदान अर्थात ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना बाह्य श्वसन कहलाता है। इस प्रकार की श्वसन क्रिया फुफ्स कहते हैं, इसलिए इसे श्वसन भी कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन का रुधिर में मिलना तथा CO2 का शरीर से बाहर निकलना सम्मिलित होता है, इसे गैसीय विनिमय कहते हैं। स्तनधारियों में बाह्य श्वसन दो पदों में होता है, श्वासोच्छ्वास और सेकंड है गैसों का विनिमय। श्वासोच्छ्वास, स्तनधारी में एक जोड़े लचीले संजीव फेफड़े होते हैं जो बक्ष गुहा में स्थित एक जोड़ा गुहाओं के भीतर सुरक्षित बंद रहते हैं। फेफड़ों में निश्चित दर से वायु भरी तथा निकाली जाती है, जैसे सांस लेना या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वास लेने की प्रक्रिया दो भागों में संपन्न होती है। यह है निहित श्वसन। निहित श्वसन, जब वायु वातावरण से शरीर के भीतर श्वासोच्छ्वास अंगों में प्रवेश करती है, तब उस अवस्था को कहते हैं पसलियां तथा स्टंट नरम ऊपर था बाहर की ओर खींचते हैं, जिससे बहुत चूहा का आयतन बढ़ जाता है। डायफ्राम के रेडियल पेशियां सिकुड़ती है, जिससे डायफ्राम चिपटा हो जाता है, जिससे बक्ष गुहा का आयतन अग्र पश्च दिशा में बढ़ जाता है। बक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से दबाव कम हो जाता है। फेफड़े फैलते हैं। वायु नासावेस्मो, ट्रेकिया ब्रोक्स एवं ब्रोकियोल्स आदि से होती ब्रोनकियो, यहाँ पर ऐसे लिखा है ना, आदि से होती हुई फेफड़ों में पहुंचती है। गैसों का आदान प्रदान एल्जियोली में होता है। एल्जियोली से ऑक्सीजन विसरित होकर रुधिर में तथा कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से विसरित होकर फेफड़ों की एल्जियोल में पहुंचती है। बी नंबर पे है अच्छवास। जब श्वसन के पश्चात CO2 युक्त वायु स्वच्छवास अंगों से बाहर वातावरण में निकलती है,
तब उस अवस्था अच्छावास को कहते हैं। अच्छावास में आंतरिक इंटरकास्टल पेशियों के सिकुड़ने के कारण पसलियों फिर अपने स्थान पर वापस आ जाती है। इसके फलस्वरूप फ्लूरल गुहा का आयतन घट जाता है एवं फेफड़े पर दबाव पड़ने के कारण वह सिकुड़ता रहता है तथा फेफड़े की हवा उसी पथ से जिस पथ से प्रवेश करती है बाहर निकलकर वातावरण में वापस चली जाती है। आंतरिक इंटरकास्टल पेशियों को अच्छावास भी कहते हैं क्योंकि इन्हीं के द्वारा अच्छावास संपन्न होता है। 2 नंबर पे है गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय फेफड़े के अंदर होता है। फेफड़े में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय उनके दाब के अंतर के कारण होता है। गैसों का परिवहन। गैसों का अर्थात ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना तथा पुनः फेफड़े तक वापस आने की क्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं। श्वसन गैसों का परिवहन रुधिर परिसंचरण तंत्र के सहायता से होता है। ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से युक्त होकर एक स्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो एक भौतिक परिवर्तन है। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन रुधिर परिसंचरण के द्वारा शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम रहता है जिसके कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विखंडन ऑक्सीजन एवं हीमोग्लोबिन में हो जाता है। इसी प्रक्रिया में आयोजन मुक्त होकर ऊतकों में प्रवेश कर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिकाओं से फेफड़े तक हीमोग्लोबिन के द्वारा केवल 10 से 20% तक ही हो पाता है। CO2 परिवहन रुधिर परिसंचरण द्वारा अन्य प्रकार से भी होता है जो निम्नलिखित है। प्लाज्मा में घुलकर। कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर प्लाज्मा में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है। कार्बनिक अम्ल के रूप में CO2 का लगभग 7% परिवहन होता है। B बाइकार्बोनेट के रूप में। बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है या उधर के पोटेशियम तथा प्लाज्मा के सोडियम से मिलकर क्रमशः पोटेशियम बाइकार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। कार्बोमिनो यौगिक के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के अमीनो समूहों से सहयोग कर कार्बोक्सिन हीमोग्लोबिन तथा प्लाज्मा प्रोटीन से सहयोग कर कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। इस प्रकार यह लगभग 23% CO2 का परिवहन करता है। जी मैम। अब देखेंगे जो हम लंग्स अभी पढ़ रहे हैं, लंग्स में हमने अभी क्या देखा, जिसको अभी हम लोग सबसे पहले डिफाइन किया था कि लंग्स का कार्य क्या है। लंग्स का कार्य क्या है? रक्त को सुरक्षित करना, प्यूरिफाई करना, रक्त को साफ शुद्धिकरण करना, साफ करना, रक्त को शुद्ध करना, ठीक, ब्लड को प्यूरिफाई करना। और जब प्यूरिफाइड ब्लड होता है तो ये ब्लड को सप्लाई कौन करेगा? हार्ट करेगा, ठीक। अब सब पहले सीधे बैठे, नहीं तो पूरे जीवन हम लोग श्वास लेते हैं और हमें ये भी नहीं पता चलता है कि प्यूरिफाइड ब्लड हार्ट ले कैसे रहा है, सप्लाई कैसे कर रहा है, और हम ऑक्सीजन लेते कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते कैसे, ठीक है। इस पर आते बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमारा, जैसे अभी हम लोग श्वास ले रहे हैं, ठीक है, तो अभी तो हम लोग ने मान लो श्वास लिया, हमने इतनी अवेयरनेस से नहीं लिया। सपोज करके हम लोग प्राणायाम कर रहे हैं, तो प्राणायाम में हमने क्या किया? गहरा श्वास लिया और श्वास लेने के बाद फिर हमने श्वास को बाहर किया। तो जब हमने गहरा श्वास लिया, डीप ब्रीदिंग की, तो ये डीप ब्रीदिंग क्या हुई कि लंग्स ने ब्लड को प्यूरिफाई कर दिया, ठीक। जब डीप ब्रीदिंग की हमने तो हमारे फेफड़ों ने क्या किया? श्वास लेने के माध्यम से ब्लड को प्यूरिफाई कर दिया गया, शुद्ध कर दिया गया, ठीक। फिर जब हमने श्वास को छोड़ा, बाहर किया, तब क्या हुआ?
कि लेते समय हमने श्वास में क्या लिया था, ऑक्सीजन। तो जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचता है लंग्स के थ्रू तो ब्लड प्यूरिफाई किया जाता है, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड श्वास के थ्रू बाहर फेंकते हैं तब हमारे शरीर का जो इम्प्यूरिफाइड ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के माध्यम से बाहर फेंक देते हैं। कितने लोगों को ये बात थोड़ी सी समझ में आएगी? 30%। ऐसे हम क्या सोचते हैं कि हार्ट ब्लड सप्लाई करता है और फिर वो ब्लड को, प्यूरिफाइड ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाता है, इम्प्यूरिफाइड ब्लड को फिर वापस करता है। तो ये प्यूरिफाइड ब्लड कैसे हार्ट पूरे शरीर में पहुंचा रहा है? जबकि जब हमने गहरा श्वास लिया था, डीप ब्रीदिंग की थी, तो ऑक्सीजन जब हमने ग्रहण की नोज के माध्यम से या लंग्स के माध्यम से, तो जो हमने ऑक्सीजन इनटेक किया है उससे ही उस हमारे लंग्स ने क्या किया है, उस ऑक्सीजन का वर्क क्या था, लंग्स के माध्यम से ब्लड को प्यूरिफाइड कर, और जो ब्लड प्यूरिफाइड हुआ है बॉडी ने तुरंत ही पूरे शरीर को, सॉरी हार्ट ने पूरे शरीर के सभी अंग अवयवों में पहुंचा दिया। मतलब एक श्वास हमने लिया उतने में ही शुद्ध ब्लड हार्ट के माध्यम से पूरे शरीर के सभी अंगों में पहुंचा दिया गया, और जैसे ही हमने श्वास को बाहर छोड़ा तो जो शरीर के अंगों में अशुद्ध ब्लड था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, उसको श्वास छोड़ने में ही कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाहर हो गया। ठीक, तो लंग्स में ब्लड के प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस और हार्ट के द्वारा प्यूरिफाइड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करने की प्रोसेस एक साथ चल रही है। क्लियर है ये सबको? ठीक है। दूसरा क्या है, हम एक दिन में कितने बार श्वास लेते हैं? 21,600। एक दिन में कितने बार सांस लेते हैं? 24 आवर्स में 21,600, 21,600। ये सारे क्वेश्चन है। और अपने लंग्स की कैपेसिटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम इतना बढ़िया करें कि श्वास लेने की जो हमारी प्रोसेस है वो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि हमारे लंग्स के थ्रू जो ब्लड प्यूरिफाइड हो रहा है उसे हार्ट प्रॉपर तरह सप्लाई कर ले, और हार्ट के द्वारा जो शरीर का इम्प्यूरिफाइड ब्लड हार्ट के थ्रू लंग्स में फिर पहुंचाया जाएगा, जिससे CO2 गैस श्वास के माध्यम से बाहर निकाल दी जाएगी। इसको अगर हमें ठीक करना है तो क्या ध्यान देना है? प्राणायाम डेली करें। 15 मिनट कम से कम चेन सिस्टम में जो लोग प्राणायाम करते हैं उनके लंग्स, हार्ट, किडनी सब चीज प्रॉपर वे में काम करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे कल पढ़ेंगे। आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक और टॉपिक का एक की नोट्स जिसे हम समझाते हैं ये बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आपको दोबारा कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और PDF दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस टॉपिक देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए शांति पाठ के लिए बैठेंगे सब। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठस्तु शांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes,